राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। साइबर की दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, नए नए तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता, कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। टेलीग्राम चैनल था जिसपे ये वीडियोस वो बेचते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, उनकी जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट माय डेटा। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। प्रारंभ में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा, लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक। आतंक के खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों के प्रति जताई संवेदना। कहा, आतंक के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, सभी देशों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान। सिक्किम में अब तक 1700 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को मिला नया राष्ट्रपति। लिबरल पार्टी के ली जे-म्यूंग होंगे नए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और 18 साल के इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी आईपीएल की नई चैंपियन। बेंगलुरु में आज निकलेगी विक्ट्री परेड। भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को पश्चिमी मोर्चे पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स को चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। अपने ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे भी अवगत कराया। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की बात राजनाथ सिंह ने कही। भारत ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ है ये। और साथ ही उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। और बैठक से पहले रिचर्ड माल्स दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स की ये भारत यात्रा है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंच रिचर्ड माल्स ने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने अपनी इस यात्रा में पहलगाम आतंकी घटना पर दुख जताया। साथ ही और अन्य खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा बेहद अहम है। साथ ही साथ इस यात्रा में कई ऐसे अहम मसलों पर बात हुई है जो भारत के सामने आतंकवाद के लिहाज से कई बड़ी चुनौतियां हैं, उस पर भी चर्चा हुई दोनों ही नेताओं के बीच में। विशाल बेरिस्टो हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विशाल, बेहद अहम यात्रा मानी जा रही है एक ऐसे समय जब भारत आतंकवाद को लेकर एक तरह से दुनिया के तमाम देशों में मौजूद है। उस बीच ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की ये यात्रा कितनी अहम आप देखते हैं? देखिए ऋतु, मैं इस वक्त मानेकशॉ सेंटर में मौजूद हूँ और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अंदर वो द्विपक्षीय बैठक चल रही है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और भी करीब ले आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मीटिंग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा हम भारत के साथ हैं और हम उन तमाम लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है जिनको पहलगाम अटैक के अंदर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उन्होंने कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया हमेशा खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ
और यहाँ तक कहा ऑस्ट्रेलिया के जो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है रिचर्ड माल्स, उनके पास डिफेंस का पोर्टफोलियो भी है। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि तमाम उन देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक बिल्कुल साफ संदेश है पाकिस्तान के खिलाफ और तमाम उन देशों के खिलाफ जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। इस आतंकवादी हमले के अंदर उन्होंने साथ दिया और उसके बाद जब इंडिया ने रिएक्ट किया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जिसमें अजरबैजान और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। और ऋतु मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बैठक हो रही है इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी किस तरह से भारत जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पे जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर रहा है। और इसके अलावा जो रिचर्ड माल्स की ये विजिट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि साल के अंत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंटनी एल्बनीज, उनकी बैठक होगी, उनकी मुलाकात होगी। और उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि एंटनी एल्बनीज की सरकार ने दोबारा से सेकेंड टर्म में वो जीत कर आए हैं और ये जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया में एल्बनीज की जीत के बाद किसी भी हाई लेवल मिनिस्टर की ये पहली मीटिंग है। और ये ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए भारत को निशाना बनाता है हमेशा, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है, भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है और इस मीटिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो हाई लेवल डेलीगेशन है उनके साथ भारत की तरफ से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे डिफेंस सेक्रेटरी भी और DRDO के मुखिया भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दोनों देशों के बीच में। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और इंडियन ओशन के अंदर हिंद महासागर में दोनों देश साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो दोनों चुनौतियों के बारे में इस पर डिस्कशन होगा। वेस्टर्न फ्रंट पे जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ चुनौतियों का सामना कर रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके अलावा किस तरह से चीन अपना नेट फैला रहा, अपना जाल फैला रहा है ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दायरे में, उस पर भी चर्चा होगी। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की बेहद अहम यात्रा ये मानी जा रही है कई मायनों में। सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की एक बार फिर सत्ता में वापसी और उस वापसी के बाद ये बड़ी एक तरह से बैठक हो रही है ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की। और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा भी इसी मायने में बेहद अहम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 दशक के इंतजार के बाद चिनाब ब्रिज मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है और कई मायनों में बेहद खास है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर 1178 फीट की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बक्कल और कौरी के बीच बना आर्च ब्रिज नदी तल से 1178 फीट ऊपर है, जो कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL का हिस्सा है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करने में सक्षम है और इसकी आयु 120 वर्ष है।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 21 जिलों में 6,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। शिवभूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2,30,000 लोग प्रभावित हैं। नागांव में 99,000, जबकि कछार में 89,000 लोग प्रभावित हैं। हैलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित होने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। शिवभूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा है। शिवभूमि में अभी तक 2,30,000 प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नागांव में करीब 99,000, जबकि कचार में 89,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं हैलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। युद्ध स्तर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना बचाव कार्य में पूर्वोत्तर के तमाम जिलों में इस समय काम कर रही है। कई क्षेत्रों में सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित हो रही हैं। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। खराब मौसम को देखते हुए जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ इन तमाम इलाकों में। वहीं असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। एएसडीएमए की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में कुल 511 राहत शिविर बनाए गए हैं। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, अंतर्देशीय एवं जल परिवहन, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन कार्यालय लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 120 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 68 टीमें कछार में तैनात हैं। एसडीआरएफ की टीमों ने राज्य में तैनात 72 नावों के जरिए 863 से अधिक लोगों और 411 जानवरों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। देवाशीष पुथिमारी नागांव असम से और सुबीना रॉय हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ गई हैं। आप दोनों ही संवाददाताओं से सबसे पहले जानना चाहेंगे, देवाशीष आप इस समय जहां मौजूद हैं वहां की स्थिति सबसे पहले चाहेंगे कि आप उससे अपडेट कराएं दर्शकों को। हाँ देखिए रितु, हम अभी नौगांव पे है, नौगांव के पुठीमरी एरिया पे है और यहाँ से एक बुरी खबर पहले ही देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सुबह से 2-3 बार बारिश फिर से हुआ है। बारिश होने के कारण फिर से यहाँ पे पानी थोड़ा बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। पहले ही मैं आपको यहाँ का तस्वीर दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाऊंगा। मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक वाटर सप्लाई स्कीम है। यहाँ से पानी लोगों को मिलता था, लेकिन अब ये वाटर सप्लाई स्कीम पूरी तरह से डूबी हुई है, पूरी तरह से पानी के अंदर है ये स्कीम। और ये देखिए इसका जो गेट है, गेट को देखते ही आपको पता चला कितने अंदर तक पानी भरा हुआ है। और पूरा यहाँ का जो लोकेशन है, जो एरिया है, वही देख सकते हैं वो कैसा, मतलब कितना तक यहाँ पर पानी अभी भी है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट के बाद अभी आज 2-3 बार यहाँ पे बारिश हुआ है, इसके कारण लोग काफ़ी मुश्किल में है, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। और एक विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ और एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं ये घर पूरा 50% घर का 50% पानी के अंदर है और लोगों को एक आदमी वहाँ से आ रहा है, मछली उठा रहा है, वो देखिए कितने अंदर तक, पानी के अंदर तक है। और यहाँ से और एक पिक्चर दिखाएंगे डीडी न्यूज़ के दर्शकों को, एक्सक्लूसिव विजुअल्स। ये देख सकते हैं वो जो सामने जो घर दिख रहा है वो हॉस्पिटल है।
वो कुछ ही दिनों में चालू होने वाला एक हॉस्पिटल है, वो भी अभी कुछ पानी के अंदर वहाँ पे भी घुसा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं हुए, एक सेम ही है। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी जो सुविधा उन लोगों को चाहिए, फ्लड अफेक्टेड पीपल को जो सुविधा चाहिए वो लोग देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्लड रिलीफ, ये एक ट्रैक्टर यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ से ये जो सामान है, चावल दाल जो भी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे जोरों शोरों से लोगों को सहायक हेल्प कर रही है और जितना भी हो सके उन लोग को पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त आपदा मित्र वॉलंटियर्स मौजूद है, वो बताएंगे कैसे कैसे आप क्या करने इस दौरान क्या देखने को मिले आप लोग को। पिछले 2-3-4 दिनों से बारिश लगातार हो रही है और यहाँ पे पानी का मात्रा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें से देख रहे यही है कि गांव में जो लोग हैं उन लोगों के घर में पानी घुस गया है और हम 2-3 दिनों से उन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और ज़्यादातर जितना हो सके हम उन लोगों को पानी से निकालकर बाहर कुछ ऊपर की साइड जहाँ पे दौलंग है, जहाँ पे लोगों को सेफ्टी मिले वहाँ पे लेके जा रहे हैं और जितना हो सके लोगों का खाना और कपड़ा वगैरह जितना भी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखे तो पिछले 2 दिन बहुत लोगों का क्षति हो चुका है, जिसमें से लोगों का कपड़ा और खाना भी नष्ट हो चुका है और हम उसके ऊपर थोड़ा रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को खाने के मिल रहा है? हाँ, खाना तो थोड़ा बहुत मिल रहा है और आज हमारा यहाँ पे रिलीफ कैंप का जो खाना है चावल और दाल वो आ गए आज तो वो भी दिखाएंगे। ये तस्वीर भी हम डीडी न्यूज के व्यूअर्स को दिखाएंगे। वो वहाँ पे रुका हुआ है, क्या देखते हैं वहाँ पे क्या है वहाँ पे देखते हैं। कैमरा पर्सन मानव दिखाएगा ये तस्वीर। वो लोग अभी रेडी है। SDC फ्रॉम रोहा एडमिनिस्ट्रेशन वो भी यहाँ पे मौजूद है। देख रहे प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंची है। जी देवाशीष जो आप बात कह रहे हैं हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देवाशीष बताने जा रहे हैं कि राज्य सरकार ने तमाम इन प्रभावित इलाकों में जो राशन पानी लेकर जो सरकार पहुंची है। जी देवाशीष पूरी करें अपनी बात। हाँ, देखिए हमें ये ट्रैक्टर है, इसके अंदर क्या है सामान, ये आपदा मित्र क्या यहाँ पे क्या सामान है अंदर? चावल है इसमें और इधर है दाल है और नमक आया है। वो सब हमारा सर्कुल के अंदर से भेजा गया है इधर में। वो जो फ्लड एरिया है ना उन सबको इसलिए भेजा गया है कि सब खा सके रह सके अच्छे से, इसलिए ये सब इधर से भेजा गया है। और मेडिकल की सुविधा कैसे मिलेगी लोगों को? इतना अच्छा सुविधा अभी तक नहीं मिला है, जरूर मिलेगा। थोड़ा मिला है, फार्स्ट एड मिला है। ঠিক ইতিমধ্যে কৈছে তেখেতে ইতিমধ্যে যিখিনি সম্ভৱ হয় ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে খাদ্য যোগান ধৰিছে আৰু পুনৰবাৰ মই সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে ये इस तरफ देखिए, थोड़ा कैमरा पर्सन मानव दिखाएगा ये तस्वीर कैसे लोग पानी फाड़ के अंदर आए हैं। एक लेडी आ 2-3 लेडी आ रहे बच्चे को साथ लेके हम लोग दिखा रही है एक्सक्लूसिव विजुअल्स फ्रॉम नौगांव पुठीमारी। और फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋतु कैसे पूरा एक सागर जैसा हो रहा है विजुअल्स देखने को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 डैम है, एक कार्बी-लांगपी डैम और एक खानदांग डैम। ये 2 डैम के कारण वहाँ से जो पानी निकल के आता है वो यहाँ के सारे एरिया पूरा पानी से भर जाता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे देखने को मिली है। जी देवाशीष, आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप इस समय नागांव में हैं, वहाँ की स्थिति सच में बेहद खराब दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है कि प्रभावित लोगों तक राशन पानी की व्यवस्था और दवाइयां कम से कम पहुंचे। सुबीना हमारे साथ हैं। सुबीना रॉय, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, इस मौजूदा बाढ़ में 21 जिले प्रभावित हैं, 21 जिले चपेट में हैं, 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में हम पहले भी देखते रहे हैं कि मॉनसून के समय ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन क्या ये पिछले मॉनसून से या पिछले कई सालों से जिस तरह की बाढ़ आती है उससे अलग, उससे भयावह दिखाई दे रही है? जी ऋतु, जो फ्लड्स है हर साल आता है असम में, बट पिछले अगर आप IMD प्रेडिक्शंस की बात करें, फोरकास्ट की बात करें, पिछले 5 सालों से जो बाकी सारे जो राज्य में, देश के, इंडिया के राज्यों में जो है
नॉर्मल लेवल है मॉनसून, लेकिन यहाँ पे बिलो नॉर्मल हो रहा है रेनफॉल। अगर इस बार ये प्रेडिक्शन सही रहा तो इस बार भी बिलो नॉर्मल रहेगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो है यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस रेनफॉल होता है, बट यहाँ पे प्री मॉनसून रेन इस बार नहीं हुआ। लेकिन जब साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ पे आया तो बहुत ज्यादा इंटेंस रेनफॉल हुआ, जो कि थोड़ा एबनॉर्मल है मतलब। तो और अदरवाइज जो है ये सडन क्लाउड बर्स्ट एक क्लाउड फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से जो है ये लगातार बारिश हो रहा है। बट अभी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि असम में कितना रेनफॉल हुआ, उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये फ्यूचर ही अभी, क्योंकि बस ये फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड है, बस शुरुआत है ये फ्लड का जी अभी, और बाकी सीजन बाकी है जी सुबीना। पूरा मॉनसून अभी बाकी है, लेकिन ये शुरुआती बरसात में असम की हालत है जहाँ 21 से ज्यादा जिले इस समय भीषण बरसात से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, एक बड़ी परेशानी आम जनजीवन के लिए इससे पैदा हो गई है, जिसमें प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना आपका भी, देवशीष आपका भी, पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और पूर्वोत्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से नॉर्थ सिक्किम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिससे तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ सिक्किम के मंगन जिले में जगह जगह भूस्खलन होने, मिट्टी धंसने और चट्टानों के गिरने से कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि प्रशासन ने कुछ जगहों पर सड़क मार्ग खुल जाने की बात कही है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने लगभग 1700 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन अभी भी कई पर्यटक लांचुंग और लाचेन और छातिन में फंसे हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्टेट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ भारतीय सेना मिलकर फंसे लोगों को बचाने में लगी है और सीमा सड़क संगठन यानी BRO मलबा हटाने में जुटा है। साथ ही प्रशासन मोबाइल कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति को जल्द ठीक करने की कोशिश में जुटा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगन के लिए रेड अलर्ट और गैंगटोक, सोरेंग जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नॉर्थ सिक्किम के लिए सभी पर्यटक परमिट रद्द कर दिए हैं और लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और उधर मणिपुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य में बीते कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य कर रही है। सेना ने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाके से अब तक 1560 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। वांगखेई में सबसे अधिक 584 लोगों को निकाला गया है। JNIMS अस्पताल में जहां 569 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, उनमें 15 चिकित्सा रोगी ऐसे शामिल थे जिन्हें तत्काल देखभाल की आवश्यकता थी। खिताई चिंगबाम लेइकाई में 110 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने विभिन्न स्थानों से 3 दिव्यांगों को बचाने के लिए विशेष मिशन भी चलाया। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये दृश्य आप मणिपुर में देख रहे हैं। भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सेना ने अब तक 1560 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के
तमाम स्थानों से निकाला है। उधर राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आगामी 2 से 4 दिन तक तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में मानसून की शुरुआत 24 मई को हुई थी। इसके बाद से ही राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य में भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों का मुआयना करने में लगी हुई हैं। राज्य के इडुक्की जिले की देवीकुलम तहसील में एनडीआरएफ की टीम ने मुआयना किया। टीम ने कमांड इंस्पेक्टर प्रशांत जीसी के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर तहसीलदार और गांव के अधिकारियों से बातचीत भी की। केरल में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 24 मई को मानसून ने दस्तक दे दी है। उसके बाद से कई जिलों का एनडीआरएफ ने मुआयना किया है। और अन्य खबरों में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बेल्जियम की यात्रा करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख रखेगा। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन की यात्रा की और वहां हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष और ब्रिटिश और भारतीय मीडिया से बात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम की जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों के उजागर करते हुए कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दिए जा रहे भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये देखना चाहिए कि आर्थिक मदद का पैसा कहां जा रहा है। उधर शशि थरूर की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के अंतिम चरण में अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका में ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा, बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कालिता, तेजस्वी सूर्या और तेलुगु देशम पार्टी के GM हरीश बालियोगी शामिल हैं। इससे पहले ये प्रतिनिधिमंडल पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने अंतिम पड़ाव अमेरिका पहुंच चुका है। हम जानते हैं सातों प्रतिनिधिमंडल ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को तमाम देशों के सामने रखा और बड़ा समर्थन भारत को अपने इस रुख पर मिला है। वहीं काहिरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चरित्र दोहरा है और ये समय समय पर इस बात के कई सबूत सामने भी आते रहे हैं। Bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad. He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. उधर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दुनिया के कई देशों में भारत का कड़ा संदेश देने के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया है। ये प्रतिनिधिमंडल UAE, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सियरा लियोन का दौरा करने के बाद भारत लौटा है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अलग अलग देशों ने पहलगाम घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। अलग अलग 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ सेंसिटाइज करने का काम सभी डेलीगेशंस के लोगों ने किया है और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ
भारत के प्रति संवेदना और जो 22 तारीख को हमला हुआ उसके प्रति निंदा करने का काम किया। उधर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया। संजय झा का प्रतिनिधिमंडल भी इस समय स्वदेश लौट चुका है। कई देशों की यात्रा कर भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को स्पष्ट तौर पर इन देशों को बताते हुए। उधर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासी वार पलटवार जारी है। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी सेना को अपमान करने और उसके मनोबल को गिराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना अधिकारियों की ब्रीफिंग की तुलना आत्मसमर्पण से की। उससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता कितनी बीमार और खतरनाक हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस से सरेंडर किया होगा, भारत कभी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारनामे भरे पड़े हैं। राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी आदतन, फितरतन, शरारतन पीएम के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं कर सकता। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भारत मां के शेर हैं। मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और पंजाब में छिपे पाकिस्तानी जासूसों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। जासूसी के आरोप में रूपनगर से जसबीर सिंह नाम के एक और यूट्यूबर को पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तार किया है। जसबीर जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है। वह ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ऑफिसर शाकिर जट रंधावा के भी संपर्क में था।
जसबीर पर आरोप है कि वह भारत की खुफिया जानकारियां आईएसआई एजेंट के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा से गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान भी जसबीर का नाम सामने आया था। जानकारी के मुताबिक जसबीर को ज्योति मल्होत्रा ने ही पाक उच्चायुक्त के निष्कासित अधिकारी दानिश से मिलवाया था। पुलिस को उसके मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और नंबर मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जांच में फोन से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसरों के भी नंबर मिले हैं। ये नंबर अलग अलग नामों से सेव किए गए थे। गौरतलब है कि जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। ज्योति की तरह जसबीर ने भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के पास देर रात भीषण हादसा हो गया। सीमेंट से भरा ट्रॉली ट्रक पलटकर एक वाहन पर गिर गया, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास हुआ। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रक चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ली जे-म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा रही है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी। लिबरल पार्टी के ली जे-म्यूंग को 49.3% से ज्यादा वोट हासिल हुए। वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। दक्षिण कोरिया में करीब 27 साल बाद वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 80% से ज्यादा रहा। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू किए जाने से देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी। ऐसे में कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जे-म्यूंग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ली जे-म्यूंग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक विस्तार देने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा है। उधर अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI ने खतरनाक जैविक हथियार की तस्करी के आरोप में चीन की एक शोधकर्ता को गिरफ्तार किया है। जैविक हथियार द्वारा आतंक फैलाने को एग्रो टेररिज्म नाम दिया गया है। चीनी शोधकर्ता यूनकिंग जियान पर आरोप है कि वो फुस्टेरियम ग्रामिनीरम नाम एक खतरनाक फंगस को अमेरिका में तस्करी कर लाई थी। FBI प्रमुख काश पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि यूनकिंग जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में काम कर रही थी और वो जिस फंगस को तस्करी कर लाई थी वो हेड ब्लाइट नामक बीमारी का कारण बन सकता है, जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल की बीमारी है, जिससे इंसानों और पशुओं दोनों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं होती हैं। काश पटेल ने एक्स पर लिखा है कि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जियान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी व्यक्त करने और पैसे के लिए तस्करी में शामिल हुई। जियान के अलावा जिसके मित्र जुनयोंग लियू पर तस्करी में शामिल होने के आरोप लगे हैं। फिलीपींस में तेजी से HIV संक्रमण फैल रहा है, जिसमें 15 से 25 साल के युवक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की सिफारिश कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल जनवरी से मार्च तक हर दिन 57 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों में नए HIV के मामले 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। साल 2021 में रोजाना 21 मामले थे, जो 24 में बढ़कर 48 हो गए और अब 57 हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव टेड हर्बोसा ने कहा है कि नए दर्ज मामलों में 95% मामले पुरुषों के थे, जिनमें 33% 15 से 24 वर्ष की आयु के थे तथा 47% 25 से 34 वर्ष की आयु के थे।
अमेरिका आज से स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क 2 गुना कर देगा। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें दोनों धातुओं पर शुल्क 25% से बढ़कर अब 50% तक कर दिया जाएगा। उत्तरी मैक्सिकन राज्य न्यूएवो लियोन में एक बस दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 17 लोग घायल हो गए। स्थानीय नागरिक सुरक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यह दुर्घटना पूर्वोत्तर न्यूएवो लियोन राज्य के हुलाईहुसेम शहर में हुई है। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एलोन मस्क इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। भारत पहुंचे एलोन मस्क आज अयोध्या जाएंगे, जहां पर वह रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने की इच्छा उन्होंने खुद जताई। एलोन मस्क ने अपने एक बयान में कहा है कि वह राम मंदिर आने के लिए बेहद उत्सुक हैं। भारत पहुंचे मस्क ने भारतीय संस्कृति की तारीफ की है। उन्होंने खुद कहा कि राम मंदिर का दौरा करने के लिए वो बेहद उत्सुक हैं। वह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अद्भुत मानते हैं। राम मंदिर जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बेहद खास अनुभव होगा। मस्क का अयोध्या आगमन उनकी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति जुड़ाव को भी दर्शाता है। इतना ही नहीं, अपने एक बयान में मस्क भगवान शिव की महिमा का भी बखान कर चुके हैं। और अब खेल की खबरों की तरफ रुख करेंगे। आरसीबी की बड़ी जीत और इस बड़ी जीत पर किस तरह से जश्न मन रहा है, इसका विस्तार से बात करेंगे हमारी साथी सुचित्रा। शुक्रिया ऋतु। तो जश्न के जो जीत का जश्न है उसमें डूब चुकी है आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से शिकस्त दी और ये जो फाइनल मुकाबला था ये अहमदाबाद में खेला गया और एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला, जिसमें आरसीबी ने जीत दर्ज की। पहली बार वो चैंपियन बनी है और इसी के साथ आईपीएल को एक नया चैंपियन मिल गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में जो थे 9 विकेट पर 190 रन बनाए। एक चुनौतीपूर्ण जो लक्ष्य है वो उन्होंने दिया था पंजाब किंग्स की टीम को। आरसीबी के लिए सर्वाधिक 43 रन विराट कोहली ने बनाए थे और आरसीबी द्वारा मिले 191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। पंजाब के लिए शशांक सिंह ने 61 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन ये जीत के लिए नाकाफी रही। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात जायंट्स एक बार आईपीएल चैंपियन बनी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइज मनी भी मिली है। सीजन में सबसे ज्यादा 759 रन बनाने वाले गुजरात के साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दी गई, जबकि सबसे ज्यादा 25 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुने गए। मुंबई के सूर्य कुमार यादव मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। आरसीबी की जीत पर बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। आईपीएल का खिताब जीतने पर आरसीबी को कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने बधाई दी है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, आरसीबी को उनके पहले आईपीएल खिताब पर बधाई। 18वें संस्करण में ट्रॉफी उठाने के लिए 18 नंबर की जर्सी पहनना अच्छा है। अच्छा खेला और इसके हकदार भी। सचिन ने पंजाब को उनके बेहतरीन सीजन के लिए भी बधाई दी। उन्होंने लिखा, पंजाब किंग्स को भी एक बेहतरीन सीजन के लिए बधाई। आरसीबी के आईपीएल जीतने के साथ ही विराट कोहली का भी 18 साल लंबा इंतजार समाप्त हुआ। विराट कोहली आईपीएल की शुरुआत से ही आरसीबी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी अपनी टीम नहीं बदली और साफ भी कर दिया है कि जब तक आईपीएल खेलेंगे आरसीबी से ही जुड़े रहेंगे। यही वजह भी रही कि इस जीत के बाद विराट कोहली की आंखों में जीत की खुशी के आंसू नजर आए। आईपीएल की सबसे इमोशनल कहानी मुकम्मल हुई।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार चैंपियन का ताज पहना और ट्रॉफी उठा ली। आईपीएल 2025 का फाइनल जीतने के साथ ही स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का सपना आखिर 18 साल बाद पूरा हो गया और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को मात्र 6 रन से हराकर नया आईपीएल चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। 18 साल का लंबा इंतजार, अनगिनत कोशिशें और अंततः विराट कोहली को वो पल मिला जिसका वह हर सीजन में इंतजार करते थे। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने 18वें प्रयास में पहली बार आईपीएल खिताब जीता, उस समय विराट कोहली की आंखों में खुशी के आंसू थे। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, मैंने इस टीम को अपनी जवानी दी है, अपना प्राइम टाइम और अपना अनुभव दिया। हर साल यही सपना देखा कि ट्रॉफी जीतूं। आज ये सपना पूरा हुआ। यकीन नहीं हो रहा। जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई, मैं भावुक हो गया। ये जीत मेरी आत्मा को सुकून देती है। मैं आईपीएल में आखिरी दिन तक इसी टीम के लिए खेलूंगा। ये खिताब मेरे करियर के सबसे ऊपर है। कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी 18 आईपीएल सीजन में एक ही टीम के लिए खेला है। जब आरसीबी ने फाइनल में 6 रन से जीत दर्ज की और आईपीएल 2025 का खिताब जीता, तो कोहली घुटनों पर थे, सिर जमीन की ओर झुका हुआ था और उनकी आंखों में आंसू थे। ये जीत सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार या कृणाल पांड्या की नहीं है। ये जीत उस हर फैन की है जिसने हार के बाद भी अगली सुबह आरसीबी की जर्सी पहनी और जीत की उम्मीद का दिया जलाए रखा। और अब पूरी दुनिया ने उसे जलते हुए देखा। आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने जीत के जश्न के बीच दिल खोलकर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने इसे विराट कोहली और आरसीबी फैंस के लिए खास पल बताया। रजत पाटीदार ने कहा, मेरे लिए ये बेहद खास है और विराट कोहली के लिए तो और भी ज्यादा। जो फैंस सालों से हमारी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जीत उन्हीं के नाम है। वे इस ट्रॉफी के असली हकदार हैं। आरसीबी की यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीदों और एक दिग्गज की तपस्या का फल है। विराट कोहली की आंखों से छलकते आंसू इस बात का प्रमाण है कि सपने सच होते हैं जब आप उन्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आरसीबी की इस शानदार जीत और विराट कोहली के इस सपने के पूरे होने पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ, विराट कोहली का भी, आरसीबी का भी, और आज बेंगलुरु में शाम को विक्ट्री परेड निकलेगी। तो जीत के जश्न में आज डूबी हुई नजर आएगी आरसीबी और आरसीबी के लाखों करोड़ों फैंस। जी बिल्कुल सुचित्रा, अगले कुछ दिन जो हैं वो इसी तरह के नज़र आएंगे और आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस जो है आरसीबी की टीम ने दिया है इस पूरे सीजन में, अगर आप देखें तो टीम ने अपना कैंपेन जो शुरू किया था वो केकेआर के खिलाफ किया था, केकेआर को केकेआर में हराया, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 17 साल के बाद उनके ही चेन्नई में कहना चाहिए वहाँ पे चेपॉक स्टेडियम में जाकर के वहाँ पे हराया। तो ये जो टीम थी वो शुरुआत से ही दिख रही थी कि एक यूनिट के तौर पे टीम जो है वो सामने है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि टीम जो है वो किसी एक नाम पर जो है वो निर्भर नहीं थी। विराट कोहली टीम के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग प्लेयर्स ऑफ द मैच जो है वो होते रहे, हर एक खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को जो है वो अच्छे तरीके से समझा। तो यहाँ पर उसी का उदाहरण जो है वो फाइनल मैच में भी देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट हाफ अगर देखें कल के फाइनल मुकाबले का, तो जाहिर तौर पर पहला हाफ जो था वो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के फेवर में गया था, क्योंकि 190 के जो डिफेंडिंग टारगेट रखा था उन्होंने कि इतना डिफेंड करने के लिए, तो वो कोई बहुत बड़ा 190 का टारगेट जो होता है वो नहीं होता। 190 का स्कोर उन्होंने किया था, 191 चाहिए थे, तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था पंजाब किंग्स के सामने। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी और जिस तरह का जो अनुभव है, यही दिखाता है कि जो एक टीम जो है जो अनुभव के आधार पर सामने है, वो कहीं ना कहीं अनएक्सपीरियंस टीम के आगे जो है वो किस तरह से भारी पड़ती है। तो वो हमें कल के मुकाबले में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आरसीबी की जो इनिंग थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक जो टर्निंग पॉइंट था वो जितेश शर्मा और लिविंगस्टोन की जो पार्टनरशिप हुई थी 12 गेंदों पे 36 रन, ये जो थी जिसने एक बिल्डअप किया, जिसने एक कहना चाहिए कहीं ना कहीं एक तेजी प्रदान की, एक बूस्टअप किया, वो बहुत मायने रखती है। और इस पूरे सीजन में अगर देखें या फिर पूरे प्लेऑफ के सीजन में देखें तो जो टॉप 7 के जो बल्लेबाज हैं
उनमें आरसीबी के जो भी बल्लेबाज थे, प्लेऑफ में बात कर रहा हूं, उसमें जो है वो 15 से कम का स्कोर किसी ने भी नहीं किया। तो ये दिखाता है कि एक टीम जो थी उसको मालूम था कि उसे अपनी इस बार ट्रॉफी को अगर अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह से है। किसी एक या दो नामों पे हम निर्भर होकर के नहीं चल सकते। हमको अपनी गेंदबाजी भी अच्छी रखनी होगी, बल्लेबाजी को भी परफेक्ट रखना होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी भावनाओं पर जो कंट्रोल है वो साफ तौर पर रखना होगा। तो इसका जो है वो एक कहना चाहिए कि बेहतरीन उदाहरण जो है वो कल के मुकाबले में देखने को मिला। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने पंजाब की कैप्टेंसी की, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। उन्होंने बेहतर तरीके से टीम को फाइनल में लेकर के आए, लेकिन फिर जो फाइनल का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अभी भी काफी कुछ एक सीखने की जरूरत है इस टीम को। जी बिल्कुल गौरव, वहीं अगर बात करें आरसीबी की इस जीत की, ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो भी ऐसी लीग होती है फ्रेंचाइजी बेस्ड, उसमें जो लॉयल्टीज है खिलाड़ियों की, फैंस की, बेहद मायने रखती है। कल हमने देखा कि आरसीबी के लिए पहले खेल चुके क्रिस गेल आए इस फाइनल को देखने के लिए, एबी डिविलियर्स वहां पर मौजूद थे, और जो फैंस हैं, हालांकि आरसीबी लगातार खिताब की दावेदार मानी जाती थी लेकिन कभी चैंपियन बन नहीं पाई, लेकिन जो फैंस हैं आरसीबी के वो जुड़े रहे आरसीबी के साथ। तो ये जो जीत है, आपको लगता है कि जो फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है उसके लिए जरूर एक सफलता की कहानी कहती है कि इतने साल तक आप जुड़े रहो किसी टीम के साथ तो एक ना एक दिन जो फल है वो जरूर मिलता है। जाहिर तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के लिए तो इससे बड़ी ज़्यादा एक सफलता की बात कुछ और हो नहीं सकती। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे फ्रेंचाइजीज नहीं, यहाँ पे आरसीबी भी नहीं, यहाँ विराट कोहली भी नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए जिन्होंने इतना लंबा इंतजार, यानी 2008 से जब से ये लीग स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज 2025 हो गया, एक जो उनका जो भरोसा था वो अपनी टीम पर से कभी डिगा नहीं। हर सीजन जब आरसीबी उतरती थी, हमने देखा इससे पहले टीम ने 3 फाइनल भी खेले थे, वहां पर निराशा हाथ लगी थी। इस बार के में टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही थी। तो सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? सबसे बड़ी जीत हुई है आरसीबी के उन फैंस की जिन्होंने अपने भरोसे को जो है वो टीम पर से डिगने नहीं दिया। शायद ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि लॉयल्टी की बात की, तो जाहिर तौर पर विराट कोहली के अगर प्रदर्शन को देखा जाए, है ये सिर्फ आरसीबी की जीत नहीं है, आरसीबी के फैंस की भी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी है, एक लंबा इंतजार उनका समाप्त हुआ है। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं रिजू के पास। जी हाँ, बिल्कुल, आरसीबी की जीत सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। जिस तरह से विराट कोहली ने परचम लहराया है वो हर भारतीय के लिए भी एक खुशी का मौका है, खेल प्रेमियों के लिए खुशी का मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा पूरी खबरों के लिए। और एमडीपी में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। देखिए कृतिका के साथ न्यूज़ पंच। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।